स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से फादर टू सन पोम जिसको कंपोज किया है एलिजाबेथ जेनिंग ने, इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डज द पोम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? तो जो ये पोम में बात की गई है फादर और सन के रिलेशनशिप की, तो क्या ये पर्सनल किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है या ये एक यूनिवर्सल है? तो आंसर इज येस, द पोम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली फेयर यूनिवर्सल। हाँ, ये यूनिवर्सल है, यानी कि वास्तव में भी ऐसा होता है। बिकॉज इन एवरी होम द हेड ट्राइज टू रूल वाइल द यंगर यूजुअली रिवॉल्ट। हर एक घर में क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपना रूल को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं वो उसका रिवॉल्ट यानी कि उसका विरोध करते हैं। द कन्फ्लिक्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ता ही जाता है, यानी कि विवाद बढ़ते जाता है इस बात से, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बात चलाना चाहते हैं और छोटे उसको इग्नोर करते हैं और अपना चलाना चाहते हैं, जिस वजह से उनका कन्फ्लिक्ट यानी कि जो उनका विवाद है वो बढ़ते जाता है। We may call it a generation gap, want of understanding between the old and young। तो हम इसको एक जनरेशन गैप कह सकते हैं, जो कि एक बूढ़ों और यंग के बीच में गैप आता है, यानी कि जनरेशन गैप होता है, उनकी एज में गैप होता है, तो उसे हम यंग जनरेशन गैप कह सकते हैं। Now we come on question number 2. How is the father helplessness brought out in the poem? इस पोम में जो फादर हैं वो बिल्कुल हेल्पलेसनेस होते हैं, यानी कि वो सबसे हेल्प के लिए कहते हैं, मांगते हैं, बात करते हैं इस बात में, क्योंकि उनके और बेटे के बीच में विवाद होता है, लेकिन वो हेल्पलेसनेस रहते हैं, यानी कि उनकी कोई भी हेल्प नहीं होती। तो आंसर में बताना है, दिस पोम ब्रोट आउट द फादर्स हेल्पनेस, द फादर्स रिलेशनशिप विद हिज सन हैज टर्न सोर। जो फादर है और सन है, इस पोम में दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही खटास है। दे लिव इन द सेम हाउस। वे यद्यपि एक ही घर में रहते हैं। द फादर हैज बिल्ट एंड ब्रॉट अप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लान। जो फादर है उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा कि उन्होंने सोचा था कि ये बड़ा होगा, अच्छा इंसान बनेगा, जैसा सोचा था वैसा ही उन्होंने अपना प्लान किया। बट द सन हैज गॉट ए माइंड टू थिंक फ्रीली एंड एक्ट डिफरेंटली। लेकिन जो सन था, जो उनका बेटा था, वो कैसा एक्ट करने लगा था, फ्रीली एक्ट करने लगा, और जैसा उन्होंने सोचा था उससे डिफरेंट बन रहा था। द फादर कैन नॉट थ्रो हिम आउट, कैन नॉट ब्रेक ऑफ विद हिम कम्प्लीटली। और जो पिता हैं फिर भी उससे ब्रेकआउट नहीं करना चाहते थे, उससे अलग नहीं रहना चाहते थे, बट गेट्स नो रेस्पॉन्स। तो ये सब बातें उन्होंने बताने की कोशिश करी सबसे, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, हेल्पलेसनेस रहे, यानी कि उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। Now we come on question number 3. Identify the phrases and lines that indicate distance between father and son. इस पोम में ऐसी कौन सी लाइन या फ्रेजेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि फादर और सन के बीच में दूरियां हैं? तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, जब पहली लाइन में वो कहते हैं, जो नरेटर है हमारे वही फादर हैं इस पोम में, वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। माई चाइल्ड नहीं कह रहे, देखो आप दिस चाइल्ड करके बात कर रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कह रहे हैं कि हम दोनों एक अजनबियों की तरह रहते हैं और हमारे बीच में इस समझ का कोई भी साइन नहीं है। साइलेंस अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ क्या है, शांति बनी हुई है। तो इन लाइनों से हमें पता चलता है कि फादर और सन के बीच में बहुत ही डिस्टेंस यानी कि दूरियां हैं। Now we come on question number 4. This is the last question. Does the poem have consistent rhyme scheme? इस पोम में कोई राइम स्कीम है? नो, द पोम डज नॉट हैव कंसिस्टेंट राइम स्कीम। बिल्कुल रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं है, यानी कि जो राइम स्कीम फर्स्ट पैराग्राफ में वही सेकंड में वही थर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हम देख लेते हैं कौन कौन सी राइम्स बनती है अलग अलग पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में ए बी, बी ए और बी ए राइम स्कीम है। जैसा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा में हम देख सकते हैं, फर्स्ट स्टैंजा है कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड चाइल्ड दिया है, सेकंड लाइन में उसका राइम वर्ड नहीं है, इसीलिए फर्स्ट लाइन में ए राइम बनेगा एंड सेकंड का बी, एंड थर्ड में नाउ, थर्ड सेकंड एंड थर्ड नाउ और नो
है, इसीलिए बी और बी राइमिंग वर्ड बनेगा। तो यहाँ तक हमारी राइमिंग स्कीम हो चुकी है ए बी बी। फोर्थ लाइन में फिर बिल्ड है, राइमिंग वर्ड चाइल्ड का है, इसीलिए ए इसको देंगे। नेक्स्ट है हाउ, ये नाउ और नो और हाउ ये राइमिंग है, इसलिए इसको दिया जाएगा बी। और लास्ट लाइन में फिर किल्ड है, इसलिए ए। तो हमारी इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम बन गई है ए बी बी ए बी ए। स्टूडेंट, इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी पोम के एमसीक्यूज के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।